सो हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक तो कवर कर लिया वो लास्ट टॉपिक कैरेक्टर्स ऑफ एम्फीबिया पे हम रुके थे। तो अब हम नियोटेनियन पीडोजेनेसिस स्टार्ट करते हैं। देखो आज शाम तक तो कंप्लीट करना ही है, ठीक है। तो हम जैसे कंप्लीट करेंगे। तो नियोटेनियन पीडोजेनेसिस क्या है, लेट्स सी। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम थोड़ी गूगल से लगाई है, तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कि किस तरह से ये एक अडल्ट होके भी लार्वा की तरह दिख रहा है। दिस इज़ कॉल्ड हैज़ द एम्बिस्टोमा। दिस इज़ एम्बिस्टोमा, यू कैन सी एम्बिस्टोमा मैक्सिकना इसका नाम है। एंड सी यू कैन हियर लाइक see that it has gills, is eyes, nostrils, mouth, forelimb, caudal fin, everything it has, and it is an adult. It is an adult even, but still it looks like what? Still it looks like a what? लार्वा की तरह दिख रहा है। तो जब अडल्ट में भी अडल्ट में होके भी लार्वा के कैरेक्टर्स दिखें, अडल्ट में होके भी लार्वा के कैरेक्टर्स दिखें, ठीक है, तो उस टर्म को बोला जाता है नियोटेनी। दैट टर्म इज कॉल्ड एज नियोटेनी। मतलब कि रिटेंशन ऑफ लार्वा कैरेक्टर्स और एम्ब्रियोनिक स्टेज इन अडल्ट। लार्वा के कैरेक्टर जैसे आप हैं, आप अभी अडल्ट हो चुके हैं, अगर अभी भी आप में कुछ पुराने कैरेक्टर्स विजिबल हैं और सब के सब कैरेक्टर विजिबल हैं। जैसे आपका कान छोटा है, आपका हाइट भी छोटी है, अभी तक उतने के उतने ही हैं, अभी कोई चेंजेस नहीं है आपकी बॉडी में। सिर्फ गोनेड्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ही डेवलपमेंट हुई है और सिर्फ डेवलपमेंट ऑफ गोनेड्स हुई है, बट बॉडी के स्ट्रक्चर में, बॉडी के ऑर्गन्स में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं हुई। तो उस चीज़ को नियोटेनी कहा जाता है। मीन्स रिटेन रहना लार्वा कैरेक्टर्स टिल द अडल्ट होने तक रिटेन रहना, लेकिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। तो उसी तरह से हम इस टॉपिक में आज ही कवर करेंगे, ठीक है। जो मैं लिखती जाऊंगी, ट्राई टू राइट इट, क्योंकि लिखने से ज़्यादा याद रहता है। सो इस डायग्राम को देखते देखते हम नियोटेनी एंड पीडोजेनेसिस का टॉपिक कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जितनी डायग्राम जितनी पिक्चर्स सामने रहती है उतनी ज़्यादा समझ आती है। तो लेट्स स्टार्ट। आप मेरे साथ रिटेंशन ऑफ, सबसे पहले नियोटेनी का कवर करेंगे। तो नियोटेनी की डेफिनेशन लिखिए, रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर्स का रिटेन रहना, या फिर आप लार्वल कैरेक्टर को एम्ब्रियोनिक स्टेज भी कह सकते हैं। और किसमें रिटेन रहेंगे, अडल्ट, किसमें, अडल्ट में। फिर आगे आप ये लिख सकते हैं, इट मीन्स, इसका ये मतलब हुआ कि ये बेबी लार्वा है, ये जो हमारी बेबी लार्वा है, ये कभी भी अडल्ट नहीं बनेगा, कोई जिंदगी लार्वा रहेगा, नेवर डेवलप एंड मेटामॉर्फोसिस भी नहीं करेगा, नेवर डेवलप एंड मेटामॉर्फोसिस इनटू अडल्ट फॉर्म में कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा। मेटामॉर्फोसिस मीन्स अडल्ट बन जाना, लेकिन अब ये बेबी लार्वा ही पूरी ज़िंदगी रहेगा और कभी भी अडल्ट फॉर्म में मेटामॉर्फोसिस नहीं करेगा। रिटेंशन जो है ना लार्वल कैरेक्टर का या एम्ब्रियोनिक स्टेज का, ठीक है, इन अडल्ट में, इट मीन्स बेबी लार्वा कभी भी डेवलप और मेटामॉर्फोज नहीं होगा अडल्ट फॉर्म में। आई होप नियोटेनी की डेफिनेशन आपने कवर कर ली। तो अगर आप इस डायग्राम को देखिए तो बिल्कुल ये अभी भी लार्वा ही है, सिर्फ गोनेड्स ही इसके डेवलप हुए हैं, बाकी सब सेम है। तो रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर्स को ही, एम्ब्रियोनिक स्टेज को ही, या फिर अडल्ट में भी वही लार्वल कैरेक्टर सेम है ना, उनमें बिल्कुल चेंज ना आना, दैट इज कॉल्ड नियोटेनी, ठीक है।
आगे आप इसमें ये लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कि द inhibition of larva to become adult, the inhibition of larva to become adult, मतलब कि लार्वा की रुकावट कि वो अडल्ट ना बने कभी ज़िंदगी में। क्यों होती है ये रुकावट, अक्सर है क्या रीज़न इस रुकावट का, तो सभी रीजंस को हम 1 by 1 कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो ज़्यादा स्लो लग रही है तो यू कैन वॉच इट ऑन 1.5x या 2x पे, ज़्यादा मज़ा आएगा। तो क्यों होता है, क्यों लार्वा अडल्ट नहीं बन सकता, क्यों उसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं हो सकती, सब रीजंस पढ़ेंगे हम। जैसे कि आपने ये ऊपर जो लार्वा देखा, दिखा देती हूँ एक बार। ये लार्वा हमारा बेचारा एक्सोलॉटल लार्वा नाम है इसका, एम्बिस्टोमा मैक्सिकना का है ये, एम्बिस्टोमा मैक्सिकनम का लार्वा, एक्सोलॉटल लार्वा। इस एक्सोलॉटल लार्वा में क्या होता है देखिए, कहानी सुनिए एक। ये जो एक्सोलॉटल लार्वा है भाई, ये इसका नाम क्या है जी, इसका नाम है जी एम्बिस्टोमा मैक्सिकना, इसका नाम है जी एम्बिस्टोमा मैक्सिकना। ये हमारे जो एम्बिस्टोमा मैक्सिकना का जो लार्वा है, एक्सोलॉटल लार्वा बेचारा, ये रहता कहाँ पे है, इट लिव्स इन वाटर, ये पानी में रहता है जी, ठीक है। कौन से पानी में जी, सलाइन पानी में, नमक वाले पानी में रहता है। और इसको वहाँ पे इतना सारा अबंडेंट फूड मिलता है पानी में, सलाइन पानी में इसको अबंडेंट फूड मिलता है। इनको पानी में बहुत ज़्यादा अबंडेंट फूड अवेलेबल है। तो अब इतना अच्छे से देखो, आपके घर पे इतना अच्छा खाना मिल रहा है, क्या आप बाहर जाके खाना पसंद करोगे, बिल्कुल नहीं। तो बेचारे अब बेचारे रह रहे हैं ये सलाइन पानी में, इतना अच्छा इनको खाना मिल रहा है, ठीक है, अबंडेंट फूड है इनके पास। क्या ये पानी से निकल के यहाँ हमारी ज़मीन पे आएंगे, बकवास वाली ज़मीन में नहीं आएंगे। तो इसी वजह से अपना कंफर्ट जोन है इनका, पानी में इनको अच्छे से खाना मिल रहा है, खाना पानी मस्त, अपने सो रहे हैं उठ रहे हैं, इनको क्या ज़रूरत है ज़मीन पे आके अपनी ज़िंदगी हराम करना, है ना। अबंडेंट फूड है, मटेरियल इनको पानी में मिल रहा है, ठीक है, इसलिए इनको बिल्कुल फील नहीं होता, दस दे डोंट फील, इसलिए इनको बिल्कुल फील नहीं होता कि ये क्या करें, अपना जो प्यारा सा इन्होंने पानी में घर बनाया हुआ है उसको क्या करें, चेंज नहीं कर सकते ये बेचारे। आप अपने घर से बाहर निकलोगे इतनी गर्मी में, जब आपको घर के अंदर ही इतना एसी वगैरह सब मिल रहा है, तो बिल्कुल नहीं। तो इसलिए पानी से बाहर नहीं निकलते, इनको अच्छा खाना मिल रहा है वहाँ पे, तो इनको ज़रूरत नहीं है निकलने की, ना ही अपने आप को मेटामॉर्फोसिस करने की ज़रूरत है। मस्त ये अपना जी रहे हैं, जीने दो। तो इसलिए अपना मेटामॉर्फोसिस नहीं करते, अपना लार्वा ही लार्वा रहेंगे पूरा ज़िंदगी। लिख लिया आपने, चलो मैं आगे मूव करती हूँ। आप देखिए क्या होता है, कहानी सुनो ना। अब जो पानी में रहते हैं, आपको पता है कि नमक वाला पानी कितना ठंडा होता है, कितना, है ना। तो आप देखिए, कहानी सुनिए अच्छे से। नमक वाली पानी क्या है, उस नमक वाले पानी का इतना कम टेम्परेचर है ना, कम टेम्परेचर। तो उसका कम टेम्परेचर है, तो जिस पानी का जितना कम टेम्परेचर होता है, जहाँ पे, या पानी रख लो, कुछ भी रख लो, है ना, जहाँ पे कम टेम्परेचर होता है वहाँ पे मेटाबॉलिज्म भी क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, मेटाबॉलिज्म कम होती है। मेटाबॉलिज्म कम होगी तो कौन सा हार्मोन कम होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, THYROID, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कम होगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम है तो क्या होगा,
भाई अगर ये कम हो गया तो क्या हुआ? अरे भाई यही तो है जो मेटाबॉलिज्म इनका कम करता है, यही तो है यही तो है थायराइड जो इनकी मेटामॉर्फोसिस होने से रोक लगाता है, मेटामॉर्फोसिस को स्टॉप करता है। ये कभी अडल्ट नहीं बन सकते। रीज़न समझ आया? बॉडी, अब बताओ मैरीन वाटर में कहाँ क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है, ज़्यादा टेम्परेचर है तो मेटाबॉलिज्म क्या होगी? कम होगी। कम होगी तो थायराइड क्या होगा? कम होगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम होगा तो मेटामॉर्फोसिस रुक जाएगी। मेटामॉर्फोसिस, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस कौन कराता है? कौन सा हार्मोन? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेटामॉर्फोसिस रुक गई तो अडल्ट नहीं बन सकता। चलो अब आगे करते हैं हम, नेक्स्ट पे जाएंगे हम। अगर नेक्स्ट क्या रीज़न है कि ये मेटामॉर्फोसिस नहीं करते, तो इनकी बॉडी में क्या होता है, एक प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन है। प्रोलैक्टिन नामक एक हार्मोन है इनकी बॉडी में, वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में है, हाई अमाउंट में। इनकी बॉडी में प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन सबसे ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है। और प्रोलैक्टिन क्या करता है बेचारा, ये इनहिबिट करता है, इट इनहिबिट्स, रोक लगाता है, थायरोक्सिन को रिलीज नहीं होने देता कि तू रहे अपने पास, तू अपनी ज़िंदगी ऐश कर, थायरोक्सिन तुझे क्या ज़रूरत मेटामॉर्फोसिस करने की। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करने से रोक लगाता है, कौन? अपना प्रोलैक्टिन भाई साहब। प्रोलैक्टिन इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन को एंड डज नो मेटामॉर्फोसिस। अब भाई थायरोक्सिन रुक गया तो मेटामॉर्फोसिस तो होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मेटामॉर्फोसिस जी रुक गई एंड मेटामॉर्फोसिस रुक गई तो ये कभी अडल्ट नहीं बनेगा, तो ये हमेशा के हमेशा लार्वा जी रहेगा। इट विल ऑलवेज रिमेन एज लार्वल फॉर्म। समझ आया? प्रोलैक्टिन ने क्या करा, इनकी बॉडी में प्रोलैक्टिन सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है, उसने थायरोक्सिन हार्मोन के रिलीज को रोक दिया, रोक लगाई कि तू रुकेगा, ये रोक लगाता है थायरोक्सिन पे। और कोई मेटामॉर्फोसिस, अब थायरोक्सिन रिलीज नहीं होगा तो मेटामॉर्फोसिस होगी नहीं, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस तभी होती है जब थायरोक्सिन रिलीज होता है। तो थायरोक्सिन रिलीज नहीं होगा, प्रोलैक्टिन ने पीछे से रोक लगा दी है, तो मेटामॉर्फोसिस बिल्कुल नहीं होगी, ये हमेशा के हमेशा लार्वा ही रहेंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोलैक्टिन जी क्या करते हैं, ये डिले करते हैं, डिले मीन्स रोक लगाते हैं मेटामॉर्फोसिस को। प्रोलैक्टिन भाई साहब डिले करते हैं मेटामॉर्फोसिस को, और लार्वा ही रहता है, मतलब कि लार्वल कैरेक्टर्स मेंटेन। अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे, अगला रीज़न क्या है भाई साहब, क्यों नहीं करते, नाराज़गी क्या है हमसे, हम क्यों नहीं अपना एम्पिस्टोमा अडल्ट क्यों नहीं बन सकता, क्या नाराज़गी है लार्वा की, क्या नाराज़गी है कि वो अडल्ट नहीं बनना चाहता। हैज़ इन वाटर, सुनते जाइए, हैज़ इन वाटर कहाँ पे रह रहे, मैरीन वाटर में, तो कौन सी कंडीशन है, सेलाइन कंडीशन। अब बाबा ये जो सेलाइन कंडीशन है ना, यही रिस्पॉन्सिबल होती है, सेलाइन कंडीशन ही है जो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए भी, नियोटनी। क्या मतलब, लार्वा ही होगा, अडल्ट कभी नहीं बनेगा। तो वाटर में सलाइन कंडीशन रिस्पॉन्सिबल होती है नियोटनी के लिए, और लार्वा ही रहेगा, लार्वा कैरेक्टर्स मेंटेन रहेंगे और अडल्ट कभी भी नहीं बनेगा। अब हम करेंगे नियोटनी की टाइप्स, देखते रहिए आप। तो नियोटनी जो होता है ये 3 तरह का होता है, कितने तरह का, 3 टाइप्स का, ठीक है। कौन कौन से हैं भाई साहब बताइए हमें,
एक आ गया जी पार्शल वाला नियोटेनी, दूसरा आ गया जी इंटरमीडिएट नियोटेनी, तीसरा आ गया जी टोटल, या फिर जिसका दूसरा नाम है एक्सट्रीम नियोटेनी। एक्सट्रीम नियोटेनी जी, क्या कहना चाहती हैं आप? कंप्लीट नियोटेनी बन गई। अब करेंगे हम सबसे पहली वाली नियोटेनी विच इज पार्शियल नियोटेनी। व्हाट इज पार्शियल नियोटेनी लिखेंगे हम साइड में। 3 टाइप्स बोली ना मैंने, पार्शियल, इंटरमीडिएट, एक्सट्रीम। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो सबसे पहले हम करेंगे पार्शियल नियोटेनी। पार्शियल वाली नियोटेनी फर्स्ट टाइप है नियोटेनी की। इसका क्या मतलब होता है? कुछ समय के लिए, फॉर सम टाइम, लार्वा स्टेज क्या करेगी? लार्वा स्टेज विल एग्जिस्ट। कुछ समय के लिए लार्वा स्टेज एग्जिस्ट करेगी। इसका क्या मतलब हो गया? कुछ समय के लिए कोई कार्टून सर्कस चल रहा है? कुछ समय के लिए रोक देंगे हम? अरे भाई रुको, सुनो तो पहले। कुछ समय के लिए लार्वा स्टेज एग्जिस्ट करेगी, मेटामॉर्फोसिस इनकम्प्लीट रहेगी। मेटामॉर्फोसिस इनकम्प्लीट रहेगी। आगे बोलिए जल्दी। एंड इट विल बिकम, जिस समय ये लार्वा स्टेज एग्जिस्ट करेगी उसी समय ये लार्वल स्टेज में ही क्या हो जाएगा भाई? सेक्सुअली मैच्योर हो गया, बच्चे कर सकता है। सेक्सुअली मैच्योर हो गया, बच्चे कर सकता है बहुत ही कम उम्र में। एंड आफ्टर देन, आगे तो सुनो, इट विल मेटामॉर्फोज, इट विल मेटामॉर्फोज इनटू अडल्ट फॉर्म। ये क्या हो गया जी भाई? इसने तो फायदा ही फायदा उठा लिया सबसे। मतलब कि देखो आप, इसने लार्वा स्टेज भी उसने इंजॉय कर ली। अच्छा, लार्वा स्टेज इंजॉय कर ली तो सेक्सुअली मैच्योर भी हो गया। फिर उसके बाद देखिए मेटामॉर्फोसिस भी कर ली, सब कुछ कर लिया इसने तो। लेकिन नियोटेनी का तो ये मतलब था ही नहीं। नियोटेनी तो सिर्फ होती थी कि वो लार्वल ही रहेगा, कोई नहीं बनेगा, अडल्ट नहीं बनेगा। ये तो सब कुछ बन गया, अडल्ट भी बन गया, इसने सेक्सुअली मैच्योर भी हो गया, मेटामॉर्फोसिस इनकम्प्लीट भी कर ली, एंड उसके बाद मेटामॉर्फोसिस करके भी ये अडल्ट फॉर्म बन गया। मतलब कि आगे हम लिखेंगे, देखते रहिए। सॉरी फॉर दिस। अब आगे क्या लिखोगे आप? पूरी तरह से लार्वा भी नहीं है, पूरी तरह से अडल्ट में भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं इंटरमीडिएट नियोटेनी की, कि इट इज़ द टाइप ऑफ नियोटेनी, इट इज़ द टाइप ऑफ नियोटेनी इन विच लार्वा इज सेक्सुअली मैच्योर है। ठीक है, लार्वा, जब लार्वा था तभी सेक्सुअली मैच्योर हो गया। ठीक है, बट
विल आल्सो गेट चेंज, साथ साथ में अडल्ट में भी उसी समय, जिस समय सेक्सुअली मैच्योर हुआ उसी समय ये अडल्ट में भी चेंज हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें एक साथ हो गई, जिस समय सेक्सुअली मैच्योर बना उसी समय अडल्ट में भी चेंज हो गया एक साथ। इसी को कहते हैं इंटरमीडिएट नियोटेनी, बीच वाला। कैसे लिख सकते हैं हम इसको, देखिए इसका ये मतलब है, इंटरमीडिएट नियोटेनी का क्या मतलब है, मीन्स ऑर्गेनिज्म जो है हमारे, उन्होंने शो किया है बोथ लार्वल भी और अडल्ट फीचर भी किए ना शो, दोनों एक ही समय पे बन गए लेकिन पूरी तरह से नहीं बने। अडल्ट फीचर और लार्वल फीचर सेम समय पे, सेम टाइम पे, वो गाना नहीं सुनते, सेम टाइम सेम जगह दिल ले गई। तो इस तरह से इंटरमीडिएट नियोटेनी में नॉट फुली लार्वा, नॉट फुली ट्रांसफॉर्म, एक ही समय पे सेक्सुअली मैच्योर हो गया लार्वा, एक ही समय में अडल्ट कन्वर्ट हो गया। ये दोनों, इसका ये मतलब हो गया कि दोनों लार्वल और अडल्ट फीचर सेम समय पे आ गए। चलो नेक्स्ट करते हैं हम लास्ट टाइप, उसका नाम है एक्सट्रीम नियोटेनी बहना, एक्सट्रीम नियोटेनी। एक्सट्रीम का मतलब जो पता चल रहा है टोटल। अरे भाई तू ये कभी अडल्ट में नहीं जाएगा, ये जैसा है भाई साहब वैसा ही रहेगा, जैसे उसने जन्म लिया वैसे ही। तो आप इसको ये लिख सकते हो, इट इज़ दैट टाइप ऑफ नियोटेनी, इट इज़ दैट टाइप ऑफ नियोटेनी इन विच देयर इज परमानेंट, इसकी परमानेंट सेटिंग है भाई, इन विच देयर इज परमानेंटली लार्वा जो है विल रिमेन हैज सेक्सुअली मैच्योर, लार्वा पूरी तरह से मैच्योर, सेक्सुअली मैच्योर बन जाएगा और कभी भी, ठीक है, एंड कभी भी मेटामॉर्फोसिस नहीं करेगा, एंड विल नेवर मेटामॉर्फोज इनटू अडल्ट फॉर्म में, कभी भी मेटामॉर्फोसिस नहीं करेगा अडल्ट फॉर्म में, एंड विल रिमेन लार्वा थ्रू आउट द लाइफ, पूरी जिंदगी लार्वा ही लार्वा पे गुजारेगा, एंड विल रिमेन हैज लार्वा थ्रू आउट द लाइफ। समझ आया आपको, ये वो तरह की नियोटेनी जिसमें परमानेंटली लार्वा लार्वा ही रहेगा, सेक्सुअली मैच्योर बन जाएगा लार्वल स्टेज में ही, बचपन में ही सेक्सुअली मैच्योर बन गया और कभी भी मेटामॉर्फोसिस करके अडल्ट नहीं बनाएगा और पूरा लार्वा की लार्वा रहेगा, अपना धर्म निभाएगा लार्वा रह के, ठीक है। लार्वा स्टेज में ही रिप्रोडक्शन हो जाएगी इसकी, सेक्सुअली मैच्योर ऑर्गन्स हो जाएंगे, गोनाड सब मैच्योर हो जाएंगे। अब भाई साहब तुम पूछोगे एग्जाम्पल बता दो, तो एग्जाम्पल भी बता देती हूँ मैं। तो इसकी जो एग्जाम्पल है ऊपर मैंने एक पिक्चर इसकी बना दी थी, दिखा दी थी अपनी बेचारी एम्बिस्टोमा मैक्सिकना की जो लार्वा है, क्या नाम था उसका, एक्सोलॉटल लार्वा। ये जो होती है ये लार्वल स्टेज में क्या बन जाती है, सेक्सुअली मैच्योर, इसके ऑर्गन पूरी तरह से सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, एंड ये कभी भी अडल्ट में मेटामॉर्फोसिस नहीं करती। साथ में एंडोस्केलेटन जो होता है कार्टिलेजिनस फिशेस का, वो भी एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं, उतार सकते हैं, एंडोस्केलेटन ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस का जो एंडोस्केलेटन होता है वो भी एक तरह की नियोटेनी है। सेकंड पूछोगे भाई तूने बोला कि नियोटेनी या पीडोजेनेसिस टॉपिक है, पीडोजेनेसिस तो पढ़ाया ही नहीं, तो पीडोजेनेसिस भी पढ़ लेते हैं भाई। लो तो अब हम जाएंगे पीडोजेनेसिस पे। पीडोजेनेसिस का क्या मतलब भाई, तूने पहले ही समझ लिया, सब समझ लिया, नियोटेनी में ही समझ लिया। पीडोजेनेसिस जो तुम बार बार कह रहे थे ना कि मैचुरेशन हो गया गोनेड्स का लार्वल स्टेज में ही, मेटामॉर्फोसिस होने से पहले ही, मेटामॉर्फोसिस तो कभी होगी नहीं, ले लो आप टोटल नियोटेनी, कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं हुई है ना।
तो पीडोजेनेसिस में भी डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट हो गई जी भाई, डेवलपमेंट भी हो गई, मैचुरेशन भी हो गई, किन की हो गई मैचुरेशन और डेवलपमेंट, अपने गोनैड्स की। और लार्वा क्या बन गया जी, सेक्सुअली मैच्योर बन गया जी। कब बना जी, बिल्कुल लार्वल स्टेज में बन गया जी। एंड कभी भी नेवर विल नेवर, कभी भी मेटामॉर्फोसिस करके, विल नेवर मेटामॉर्फोज इनटू अडल्ट फॉर्म में कभी भी मेटामॉर्फोसिस नहीं करेगा। तो इसने सेक्सुअली मैच्योर बन गया इवन बिफोर मेटामॉर्फोसिस होने से, वो तो मेटामॉर्फोसिस होने से रही, तो उससे पहले ही ये लार्वा स्टेज में क्या बन गया, सेक्सुअली मैच्योर। ठीक है, तो इस तरह से दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूटोनियन पीडोजेनेसिस, जो आप पेपर में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर शॉर्ट या फिर वेरी शॉर्ट या फिर किसी में भी आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर कुछ समथिंग एक्स्ट्रा ऐड करना है, अगर बड़ा क्वेश्चन पूछा गया तो आप सिग्निफिकेंस इसके ऐड कर सकते हैं। तो लेट मी टेल यू सिग्निफिकेंस, 5 सिग्निफिकेंस करते हैं इसके हम जल्दी से। सबसे पहले जी, ये जो हमारा लार्वा है जी, इसकी होती है सेकेंडरी स्पेशलाइजेशन। ये सेकेंडरी स्पेशलाइज्ड होता है। कैसा होता है जी, ये होता है अपन सेकेंडरी स्पेशलाइज्ड। ये सेकेंडरी स्पेशलाइज्ड होता है, सेकेंडरी स्पेशलाइज्ड होता है। एंड ये सेकेंडरी स्पेशलाइजेशन होना, ये इसकी क्या है, इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन। सेकेंडरली स्पेशलाइज होता है, ये इसकी फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है इसका, दूसरा सिग्निफिकेंस इसका ये है कि ये नियोटेनी, आपने देखा कि वो पानी से बाहर नहीं आया क्योंकि उसको पानी में पूरा खाना पानी सब मिल रहा था। तो नियोटेनी अलो करती है ऑर्गेनिज्म को कि वो अपनी जगह चेंज ना करे, जहाँ रह रहा है वहीं रहे, वो पानी से निकल के बाहर वहाँ नहीं आया, टेरेस्ट्रियल में नहीं। ठीक है, तो नियोटेनी अलोज ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव करें, वो ऑर्गेनिज्म किस में, जैसे एम्बिस्ट्रोमा मैक्सिकाना था, स्टेबल एक्वाटिक इन्वायरमेंट में, स्टेबल एक्वाटिक इन्वायरमेंट में सर्वाइव करें विदाउट शिफ्टिंग टू हमारी ज़िंदगी, विदाउट शिफ्टिंग टू टेरेस्ट्रियल लाइफ, विदाउट शिफ्टिंग टू टेरेस्ट्रियल लाइफ। टेरेस्ट्रियल लाइफ आने से पहले ये क्या करें, ये बिल्कुल अपने स्टेबल एक्वाटिक एनवायरनमेंट में जहाँ इनको पसंद है वहाँ रहें विदाउट शिफ्टिंग टू टेरेस्ट्रियल लाइफ। तो यही सिग्निफिकेंस है नियोटेनी का कि नियोटेनी जो है ये पानी से निकल के टेरेस्ट्रियल में नहीं आए क्योंकि इनको पानी में ही अच्छा लग रहा था, वहीं पे अबंडेंट फूड और वाटर मिल रहा था। अगर हम इसका अगला पॉइंट, अगली स्पेशलाइजेशन देखें, अगली सिग्निफिकेंस देखें तो वो है, ये है कि अब देखो मेटामॉर्फोसिस करेंगे, लेट इट कर ली, तो उसके लिए क्या चाहिए भाई साहब, एनर्जी भी तो चाहिए। किसने बोला मेटामॉर्फोसिस ऐसे होगी, एनर्जी चाहिए, हार्मोनल इतने ऊपर नीचे हो जाते हैं हार्मोन का। ठीक है, हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं मेटामॉर्फोसिस के दौरान, एनर्जी चाहिए इतनी सारी। ठीक है, तो लार्वल में रह के मेटामॉर्फोसिस में एनर्जी चाहिए, तो अब ये लार्वा ही रहेंगे, कभी भी मेटामॉर्फोसिस नहीं करेंगे। लार्वा में रह के मेटामॉर्फोसिस ना करके ये अपनी एनर्जी को बचा लेते हैं, चालाक हैं, दे आर क्लेवर, एनर्जी को कंजर्व कर लेते हैं और इस एनर्जी को उस समय यूज़ करते हैं। एंड इस एनर्जी को जो इन्होंने कंजर्व की है, वो कंजर्व कैसे की, मेटामॉर्फोसिस ना करके। तो इन्होंने जो एनर्जी कंजर्व करी है उस एनर्जी को ये डायरेक्टली कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये इस एनर्जी को यूज़ करते हैं अपनी ग्रोथ करने के लिए, अपने ऑर्गन्स को मैच्योर, सेक्सुअली ऑर्गन्स को मैच्योर बनाने के लिए। एक तो अपनी ग्रोथ करने के लिए इस एनर्जी का यूज़ करते हैं, साथ में रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये आप एनर्जी का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए और
ग्रोथ के लिए। अब नेक्स्ट सिग्निफिकेंस, चौथा सिग्निफिकेंस करेंगे हम। चौथा सिग्निफिकेंस है इनकी भाई अर्ली रिप्रोडक्शन हो गई है, अर्ली गोनेड्स की मैच्योरेशन हो गई है। तो जितनी अर्ली रिप्रोडक्शन उतनी सर्वाइवल चांसेस, स्पीशीज़ के चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ क्या होंगे, जितनी जल्दी रिप्रोडक्शन उतनी चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ क्या होता है, बढ़ता है। चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ क्या होगा, इंक्रीज। जितनी अर्ली रिप्रोडक्शन उतनी सर्वाइवल ऑफ चांसेस स्पीशीज़ के बढ़ेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन अर्ली स्टार्ट होने से। ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लार्वल स्टेज में ही मैच्योर हो गए तो अर्ली रिप्रोडक्शन होगी, जिसकी वजह से सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ के होने के चांसेस बढ़ेंगे। अगर हम नेक्स्ट बात करें फिफ्थ पॉइंट की, जो सिग्निफिकेंस फिफ्थ है उनका, दैट इज़ एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, मतलब कि ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़ में हेल्प करते हैं। एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या है इनका, ऑब्वियसली हेल्प इन ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़। ये हेल्प करते हैं ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़ में। ये हेल्प करते हैं किस में, इन ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़, नई स्पीशीज़ के ऑरिजिन में। ऑरिजिन मीन्स जनरेट करने में हेल्प करते हैं। और आप इन्हें कह सकते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ पीडोमॉर्फोसिस। इट इज़ अ टाइप ऑफ पीडोमॉर्फोसिस, मतलब कि फॉल्स वाली मॉर्फोसिस। तो एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या है, ये हेल्प करते हैं ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़, ये टाइप की पीडोमॉर्फोसिस है। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, हमने पढ़े बहुत सारे पॉइंट। पहला कौन सा पढ़ा, यही कि सेकेंडरी स्पेशलाइजेशन थी इनकी, जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन थी। ठीक है, जो कि एक फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है, नियोटनी अलो करती है ऑर्गेनिज्म को कि वो सर्वाइव कर सकते हैं स्टेबल एक्वाटिक इन्वायरमेंट में विदाउट शिफ्टिंग टू टेरेस्ट्रियल लाइफ। वो पानी में थे, पानी में ही रहे थे, क्योंकि उनको अबेंडेंट फूड वहाँ पे मिल रहा था। टेरेस्ट्रियल लाइफ में नहीं आए, क्योंकि क्या हो गया, टेरेस्ट्रियल लाइफ में नहीं आए तो नियोटनी की वजह से। ठीक है, उनको वहाँ पे पूरा कंफर्ट जोन मिल रहा था। अगर हम बात करें मेटामॉर्फोसिस नहीं हुई उनकी, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस होने से एनर्जी और हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो इन्होंने अपनी एनर्जी को कंजर्व कर लिया। मेटामॉर्फोसिस नहीं करी इन्होंने नियोटनी। ठीक है, तो डायरेक्टली उसको यूज़ करेंगे किसके लिए, उसको यूज़ करेंगे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए। उस एनर्जी को यूज़ करेंगे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए। अब इनकी अर्ली रिप्रोडक्शन हो रही है बचपन में ही, लार्वल स्टेज में ही, तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अगर हम बात करें एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस इनका क्या है, तो इसकी वजह से ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़ होता है। ये एक तरह की पीडोमॉर्फोसिस है। कौन, नियोटनी। इट इज़ अ टाइप ऑफ पीडोमॉर्फोसिस। ये कुछ सिग्निफिकेंस हमने पढ़े अभी तक नियोटनी के। ठीक है, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे रेस्पिरेशन इन एम्फीबियंस। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर पूरी तरह से समझ आया हो। रेस्पिरेशन करने के बाद हम आई थिंक विल कंप्लीट दिस एम्फीबियंस, देन रेप्टाइल्स हम शुरू करेंगे। तो विल कंप्लीट द वोल मैमल्स तक हम कंप्लीट करेंगे। आपको अगर मेरी ये लेक्चर, तो अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आगे जितनी भी मैं मैमल्स तक वीडियोस डालूँगी उन सबको आप देखिए एंड रिव्यू दीजिए कैसी लगी आपको मेरी वीडियोस। अगर मेरी वीडियोस पसंद आई हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो येस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।